हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ कि एक टॉक्सिक पर्सन से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नया टॉपिक डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है ट्रॉमा बॉन्डिंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं इस विषय के बारे में आपको आगे कुछ जानकारी देता हूँ। एब्यूजिव रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन होती हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो हर 4 में से एक महिला कभी ना कभी ऐसे किसी पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होती है जिसने उसे कभी ना कभी एब्यूज़ किया होता है बहुत। और ये जो रिलेशनशिप में होने वाला एब्यूज़ है ये अक्सर रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। अगर ये एब्यूज़ क्राइम के लेवल पर बढ़ जाए तो भी इसके बारे में कभी पुलिस को या कोई ऐसी गवर्नमेंट की संस्था को रिपोर्ट नहीं किया जाता। इस वजह से बहुत से मामलों में ये जो एब्यूज़ है ये नेग्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा आता है हो सकता है कि ये गलत हो। इस एब्यूज़ का एक बड़ा कारण होता है ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग। क्यों ये महिलाएं अपने रिलेशनशिप्स में ये एब्यूज़ सहती रहती हैं, इसका एक बड़ा कारण होता है कि एक ट्रॉमा के रहते हुए एक बॉन्ड बना लिया जाता है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग। किसी भी रिलेशनशिप में एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस शरीर में और दिमाग में आते हैं। कोई भी दो लोगों के बीच का इमोशनल कनेक्शन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। वैसे तो ये जो बॉन्ड होता है ये एक बड़ा ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है और जब तक इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स इन्वॉल्व ना हो तब तक ये बॉन्ड पूरी तरह से नहीं बनता। इनफैक्ट बॉन्ड का मतलब ही है कि जिसमें हमें अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव थॉट्स आएँ, पॉजिटिव इमेजेस आएँ मन में, और कुछ ऐसे लविंग और बहुत ही इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में हम बार बार याद करें जिससे कि हम एक बहुत ही गहरा और डीपर कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ महसूस कर पाएँ। और ये जो बॉन्ड होता है ये फैमिली में, कपल्स में, दोस्तों में, कई अलग अलग रिलेशनशिप्स में देखने में आता है। और इसी पॉजिटिव बॉन्डिंग का ऑपोजिट होता है ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग, जिसमें उन दो लोगों के बीच बॉन्ड बन जाता है जो कि एक टॉक्सिक और एब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं। आमतौर पर कोई पर्सन नहीं समझ पाता कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो क्यों किसी ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें कि उसे हर्ट किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका आंसर कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी में होता है, क्योंकि हर पर्सन को सरवाइव करने की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को कोई रिलेशनशिप चाहिए ताकि वो सही तरह से सरवाइव कर पाए, और ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल नीड है जिसको पूरा करने के लिए लोग रिलेशनशिप में लंबे समय तक बने रहते हैं। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की वजह से एक पर्सन अपने को इमोशनली दूसरे से दूर कर लेता है, कट कर लेता है। एक तरह का इमोशनल नम्बनेस, मतलब इमोशंस में आने वाला सुन्नपन उस व्यक्ति को महसूस होता है, और सरवाइव करने के लिए ऐसे में उसके जो प्राइमल इंस्टिंक्ट हैं वो उस पर हावी होने लगते हैं। मतलब जानते हुए भी कि ये इमोशंस जो हैं ये बहुत नेगेटिव हैं, इसमें उसको प्लेजेंट फील नहीं होता, पर फिर भी सर्वाइवल के लिए वह व्यक्ति उस रिलेशनशिप में बना रहता है। टॉक्सिक पर्सन एब्यूज करने के लिए सबकॉन्शियस तरीके से अपने विक्टिम के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक पर बहुत फोकस करता है। जो व्यक्ति एब्यूज हो रहा है उसके पॉजिटिव क्वालिटीज पर बहुत ज़्यादा वो बार बार ध्यान देता है, उसका भी ध्यान दिलाता है। और एब्यूज करने की वजह से, चाहे वो इमोशनल हो या फिजिकल एब्यूज हो, एब्यूज करने की वजह से उसको जो नुकसान पहुंचाया है उसने, उसे वह इग्नोर करता रहता है। और जो विक्टिम होते हैं वो भी इस बात को इग्नोर करते हैं कि उन्हें किस तरह से मारा गया है, सताया गया है एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि शायद उन्हें लगता था कि वो तो उन्हें बहुत प्रेम करता है या प्रेम करती है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई महिला या पुरुष इस तरह से अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अरे है तो वो एक अच्छा लड़का, अरे है तो वो एक अच्छी लड़की, या एक अच्छा आदमी है, या एक अच्छी पार्टनर है। कुछ ना कुछ इस तरह से अपने को वो बहला फुसला कर दूसरों को भी कन्विंस करते हैं और खुद को भी कन्विंस करते रहते हैं कि चाहे कितनी भी एब्यूजिव क्यों ना हो ये रिलेशनशिप, पर फिर भी वो जो पार्टनर है वो किसी ना किसी तरह तो अच्छा है ही। ये सारा जो एब्यूज एक व्यक्ति सहता रहता है ये इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रॉमा बॉन्डिंग बनाए रखता है। ट्रॉमा बॉन्डिंग को एक ऐसे सिंड्रोम के साथ एसोसिएट किया जाता है जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। और
इस तरह के सिंड्रोम का नाम इस डिसऑर्डर को इसलिए मिला क्योंकि एक किडनैपिंग की घटना हुई थी 1973 में, जिसके बाद ये सिंड्रोम का नाम देखने में आया। ऐसा बताया जाता है कि उस किडनैपिंग में जो होस्टेजेस थे, जिन लोगों को किडनैप किया था, उन्होंने अपने किडनैपर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बना लिया था। उन लोगों ने बताया कि ऐसे में वो उस पुलिस से ज़्यादा डर रहे थे जो कि उनको बचाने के लिए आई थी। बजाय अपने किडनैपर्स के वो पुलिस से ज़्यादा भयभीत थे। इनफैक्ट इन लोगों ने अपने किडनैपर्स को बचाने के लिए, जब वो पकड़े गए थे, उनके केस को सपोर्ट करने के लिए वकीलों को फीस भी दी। तो इस तरह का एक बॉन्ड देखने में आया स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम का, क्योंकि इस तरह का डिसऑर्डर लोग अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस करते हैं, जहां वो अपने एब्यूज़र को बचाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बात को भी ध्यान में नहीं देते कि इसी एब्यूज़र ने उनको बहुत ही सताया है, और वो पूरी हद तक जाते हैं कि अपने एब्यूज़र को वो प्रोटेक्ट करें। ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होती है, एक तरह की कंडीशनिंग होती है, या ये कह लें कि एक प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड में, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अराउजल जैग। इस प्रोसेस में एक नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को पहले तो आसमान पे चढ़ा देता है, उसको खुश करता है, कुछ ऐसा उसे कुछ देता है, ऑफर करता है जिससे कि वो स्पेशल फील करे, और फिर बाद में वो चीज़ उससे छीन लेता है। और ये सब बहुत स्ट्रेटजी के साथ बार बार किया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। धीरे धीरे अपने विक्टिम की पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ावा दिया जाता है ताकि वो बार बार उसके साथ अटैच हो, और फिर बार बार उसकी उस अटैचमेंट के सोर्स को उससे छीन लिया जाता है ताकि वो छोटा छोटा ट्रॉमा एक्सपीरियंस करता रहे। क्योंकि हर बार जब भी अपने विक्टिम से कुछ छीना जाता है तो एक छोटा सा ही सही पर एक ट्रॉमा आता है, पर क्योंकि उसको कुछ अच्छा भी दिया जा रहा है, मनपसंद भी, उसको लुभावनी चीज़ें भी दी जा रही हैं, उसको खुश रखा जा रहा है, तो ये दोनों के बीच में फंसकर एक विक्टिम जो है वो ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। नार्सिसिस्ट जो है वो एक तरह की एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, जो भी चाहता है उसका विक्टिम वो सब करने लगता है, जिससे कि एक एक्साइटमेंट होती है उसे, और फिर कुछ समय बाद वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है, अपने विक्टिम को मैनिपुलेट करता है, उसे तंग करता है। तो जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे क्योस के साथ, इस पूरे ड्रामे के साथ अटैच हो जाता है, वो उसमें किसी ना किसी तरह से ट्रैप हो जाता है। और हर बार जब उसको कुछ बुरा लगता है, वो हर्ट होता है विक्टिम, तो वो अगली बार कुछ बेहतर, कुछ एक्साइटिंग होने का इंतज़ार करता है। वो वेट करता है, इंतज़ार करता है कि अभी कुछ समय बाद फिर से कुछ एक्साइटिंग और कुछ नया और कुछ डिफरेंट होगा। और इस तरह से जो नार्सिसिस्ट है उसको एडिशनल बूस्ट मिल जाता है, वो और ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, उसको और ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगता है। तो नार्सिसिस्ट को धीरे धीरे मज़ा आने लगता है, और जो विक्टिम है वो धीरे धीरे उस केओस में, ट्रैप में फंसता जाता है, और इस तरह से ट्रॉमा बॉन्ड गहरा होता जाता है। नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को अक्सर डीवैल्यू करता रहता है, मतलब अपने नज़रों में उसको गिराता रहता है। अक्सर बीच बीच में ऐसे पीरियड आते हैं जब वो उसको नेग्लेक्ट करता है, उसको धोखा देता है, और विक्टिम को जब ये लगता है कि अब उसकी वैल्यू कम हो रही है या उसने कुछ गलत किया है, कुछ गिल्ट होता है उसको, तो विक्टिम को एक लॉस की सेंस फील होती है। विक्टिम को लगता है कि वो अपने पार्टनर को खो देगा या खो देगी, और नार्सिसिस्ट का बिहेवियर ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको बस छोड़ के जाने ही वाले हैं। विक्टिम को लगेगा कि वो हमेशा अकेले पड़ जाएंगे, अब उनके पास कोई दूसरा पार्टनर इतनी जल्दी नहीं आएगा, या वो कुछ खो देंगे। ऐसे में विक्टिम को नर्वसनेस होती है, डर लगता है, एंजाइटी होती है, और कभी कभी टेम्परेरी पर्पस पे जब नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप से बाहर हो भी जाता है, छोड़ देता है या किसी तरह से कट ऑफ कर लेता है सारा कांटेक्ट, तो ऐसे में विक्टिम की जो एंजाइटी है वो बहुत बढ़ जाती है। उनके अंदर एक बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत हैवी अर्ज आती है कि वो नार्सिसिस्ट को अपने पास दोबारा से बुलाएं, वो फिर से उन्हें याद करें, फिर से उनके सामने गिड़गिड़ाएं। उनमें ये बहुत स्ट्रांग अर्ज आने लगती है, और इस पॉइंट पर वो जो ये पूरा ड्रामा है जो कि नार्सिसिस्ट ने क्रिएट किया है, वो उसके सहारे रिलेशनशिप में गुजारा करने लगते हैं। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अब नार्सिसिस्ट के इशारों पर चलने लगती है। विक्टिम जो है वो अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के बिहेवियर्स के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, लत सी पड़ जाती है इस तरह के ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग को लेकर। और जब भी वो उसे छोड़ के जाता है वो उसे मिस करते हैं, और फिर नार्सिसिस्ट दूर से बैठा ये सब देखता रहता है, वो सही वक्त का इंतज़ार करता है,
फिर जब नार्सिसिस्ट कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है, कांटेक्ट नहीं करता, बिल्कुल गायब हो जाता है, तो ये वो ऐसे मोमेंट आते हैं जब विक्टिम बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर महसूस करता है। बस विक्टिम को ऐसा लगने लगता है कि ये रिलेशन टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उसका जो सर्वाइवल मोड है वो इतना हावी हो जाता है उस पर कि उसे लगता है कि बस अब सही से चलने के लिए, इस रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए अब उसे नार्सिसिस्ट की इच्छाओं पर और उसकी ज़रूरतों के सामने झुकना पड़ेगा। फिर ऐसे में नार्सिसिस्ट चाहे उन पर चीखे, चिल्लाए, उनको गालियां दे, धिक्कारे, ब्लेम करे, वो ये सब सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एटलीस्ट उनको एक दिलासा मिलता है कि जैसे भी सही, कम से कम वो इमोशनली किसी ना किसी तरह से नार्सिसिस्ट अवेलेबल तो है ही, किसी ना किसी तरह का अटेंशन तो दे ही रहा है, किसी ना किसी तरह से वो जो उनके अंदर जो लोनलीनेस का जो पेन है उसको तो कम कर ही रहा है। तो नार्सिसिस्ट का जो डिस्ट्रक्टिव, एग्रेसिव इमोशन होता है उसको भी सहने के लिए जो विक्टिम है वो तैयार हो जाता है। कुछ ना से तो कुछ होना बेहतर है। तो ऐसे में विक्टिम जो है वो सब कुछ सहने लगता है धीरे धीरे। बावजूद इसके कि नार्सिसिस्ट और उसके विक्टिम के बीच का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से मैनिपुलेशन के थ्रू बना है, वो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया है, फिर भी विक्टिम जो है वो इस हद तक अपने को गिरा देता है कि बस किसी तरह से वो सरवाइव कर जाए रिलेशनशिप में। वो ऐसा महसूस करने लगता है कि वो इस रिलेशनशिप के बिना खाली है, बेकार है, और वो जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। और ये जो पूरा जो ट्रॉमा बॉन्डिंग चलती रहती है, इसमें नार्सिसिस्ट फिर से दोबारा थोड़े टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है, फिर से अच्छा हो जाता है या हो जाती है, फिर से उससे बहुत ज़्यादा लगाव की बातें होती हैं, इंटीमेसी आती है, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, और फिर से कुछ समय के बाद जब विक्टिम फिर से कोई ऐसी गलती करता है जिससे कि नार्सिसिस्ट नाराज़ हो जाता है, तब तक ये सब ठीक ठाक चलता रहता है। और जब दोबारा से कुछ गड़बड़ होती है तो फिर से ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ये चालू हो जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइम पर ऐसे पीरियड आते रहते हैं जब नार्सिसिस्ट एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है अपने विक्टिम को, क्योंकि ऐसे में धीरे धीरे नार्सिसिस्ट भी समझ जाता है कि इस साइलेंट ट्रीटमेंट का एक फ़ायदा है। वो हमेशा अपने विक्टिम को ऐसा एहसास दिलाता रहता है कि विक्टिम की लाइफ में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ या मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। तो ऐसे में ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है, चुप्पी है, ये उसके फायदे में काम करने लगती है और नार्सिसिस्ट इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगता है। नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम को इस तरह से कंडीशन कर लेता है, उसके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करने लगता है, जिससे कि विक्टिम का सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगता है, उसके स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं, और ऐसे में नार्सिसिस्ट जो है वो और भी इविल, और भी बुरी हरकतें, बुरा व्यवहार अपने विक्टिम के साथ करने लगता है, और ये सिलसिला लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहता है। ये जो पूरा ट्रॉमा बॉन्ड है ये विक्टिम के मानसिक स्वास्थ्य को इतना गिरा देता है कि उस विक्टिम को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे एंग्जाइटी अटैक्स पड़ सकते हैं, उसको डिप्रेशन आ सकता है। और नार्सिसिस्ट जो है हमेशा विक्टिम को ब्लेम करता रहता है, वो कभी अपने में प्रॉब्लम ना देखकर हमेशा विक्टिम को ही बार बार मजबूर करता है कि वो अपना ट्रीटमेंट ले, अपने को सुधारे, और विक्टिम जो है वो हमेशा उसकी बातों में आकर अपने को सुधारने में लगा रहता है या लगी रहती है, पर वो उस ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर नहीं आ पाती, वो विक्टिम जो है उस ट्रॉमा बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता, और इस तरह का ट्रैप जो है वो लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो यहीं एंड होती है। इस सीरीज़ के साथ आगे बने रहें। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे की वीडियोस में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ट्रॉमा बॉन्डिंग को तोड़ा जा सकता है और क्या इसके लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें, चैनल के साथ भी बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।